देखिए, संविधान में वर्णित जो अनुदान है उन्हें हम पुनः देख लेते हैं। कौन-कौन से हैं? अनुपूरक, अतिरिक्त या अधिक अनुदान संविधान में कहाँ वर्णित किए गए हैं? तो ये अनुच्छेद 15 में वर्णित किए गए हैं। अनुपूरक, अतिरिक्त और अधिक अनुदान। अनुपूरक अनुदान से क्या तात्पर्य है? जब विनियोग विधेयक के अधीन स्वीकृत कोई रकम किसी विशिष्ट सेवा पर चालू वित्तीय वर्ष के व्यय के लिए प्राधिकृत कोई रकम अपर्याप्त पाई जाती है या उस वर्ष के वार्षिक वित्तीय विवरण में वर्णित न की गई हो, तो राष्ट्रपति द्वारा संसद के समक्ष अनुपूरक या अतिरिक्त अनुदान की मांग रखवाता है। फिर से देखिए, जब विनियोग विधेयक के अधीन स्वीकृत कोई रकम किसी विशिष्ट सेवा पर चालू वित्तीय वर्ष के व्यय के लिए प्राधिकृत कोई रकम अपर्याप्त पाई जाती है या उस वर्ष के वार्षिक वित्तीय विवरण में वर्णित न की गई हो, तो राष्ट्रपति द्वारा संसद के समक्ष अनुपूरक या अतिरिक्त अनुदान की मांग रखवाता है। अधिक अनुदान किसे कहते हैं? किसी वित्तीय वर्ष दौरान किसी सेवा में अनुदानित रकम से ज़्यादा धन व्यय हो गया हो, तो लोकसभा में राष्ट्रपति द्वारा अधिक अनुदान की मांग रखवाई जाती है। अब लेखानुदान, प्रत्यानुदान और अपवानुदान का उल्लेख कहाँ किया गया है? ये आर्टिकल 16 में किया गया, अनुच्छेद 116 में आर्टिकल 116 में किया गया है। देखिए, इसके बारे में जानते हैं क्या है। जब किसी भाग के लिए अनुच्छेद 113 के तहत अनुदान की मांग न रखी गई हो, विनियोग विधेयक पारित होने से पूर्व लेखा अनुदान के लिए लोकसभा भारत की संचित निधि से अग्रिम धन देती है। जब किसी भाग के लिए अनुच्छेद 113 के तहत अनुदान की मांग न रखी गई हो, तो विनियोग विधेयक पारित होने से पूर्व लेखा अनुदान के लिए लोकसभा भारत की संचित निधि से अग्रिम धन देती है। प्रत्यानुदान क्या होता है? जब किसी सेवा से अनिश्चित रूप के कारण बजट में उसका विवरण न दिया जा सका हो, ऐसी मांग के लिए लोकसभा संचित निधि से धन अनुदान दे सकती है। अपवा अनुदान क्या होता है? अपवा अनुदान देखते हैं क्या है। ये प्रत्यानुदान फिर से देखिए एक बार। जब किसी सेवा के लिए अनिश्चित रूप के कारण बजट में उसका विवरण न दिया गया हो, तो ऐसी मांग के लिए लोकसभा संचित निधि से धन अनुदान दे सकती है। अपवा अनुदान में क्या है? जो किसी विशेष सेवा के लिए लोकसभा द्वारा पारित किया जाता है और वह किसी चालू वित्तीय वर्ष का भाग नहीं होता है। जो किसी विशेष सेवा के लिए लोकसभा द्वारा पारित किया जाता है और किसी वित्तीय वर्ष का भाग नहीं होता है, तो वो अपवा अनुदान है। अब देखिए, प्रश्नकाल क्या होता है? प्रश्नकाल के बारे में बताया गया है। प्रश्नकाल संसदीय कार्य दिवस का पहला घंटा 11 बजे से 12 बजे दोपहर, जिसमें प्रश्न पूछे जाते हैं और उत्तर दिए जाते हैं, प्रश्नकाल कहलाता है। अब अल्पकालिक चर्चा क्या कहलाती है? संसद द्वारा जरूरी सार्वजनिक मामलों के लिए यह चर्चा सामान्यतः 2 घंटों की होती है, जिसे सप्ताह में 3 दिन उपलब्ध कराया जा सकता है। अल्पकालिक चर्चा क्या है? संसद द्वारा जरूरी सार्वजनिक मामलों के लिए यह चर्चा सामान्यतः 2 घंटों की होती है, जिसे सप्ताह में 3 दिन उपलब्ध कराया जा सकता है। अब तारांकित प्रश्न किसे कहते हैं? जिसका उत्तर पूछने वाला सदस्य सदन में तुरंत मौखिक उत्तर चाहता है, तो इसमें पूरक प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं। वह प्रश्न पर तारा या स्टार लगा देता है। अतारांकित प्रश्न क्या है? होते हैं प्रश्न पर तारा स्टार नहीं लगाया जाता है तथा इसका उत्तर लिखित रूप से दिया जाता है। इसमें पूरक प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं। कौन से कहलाते हैं? वे प्रश्न जो मौखिक रूप में पूछे जाते हैं और जिन्हें कम से कम 10 दिन पूर्व नोटिस देकर पूछा जाता है। ये अल्प सूचना के प्रश्न होते हैं, कहलाते हैं। गैर सरकारी सदस्यों से पूछे जाने वाले प्रश्न किसे कहते हैं? मंत्रिपरिषद के सदस्यों के अतिरिक्त प्राइवेट सदस्यों से पूछे जाने वाले प्रश्न ये होते हैं गैर सरकारी सदस्य से पूछे जाने वाले प्रश्न। अब संसद समितियां देखिए। संसद की स्थायी समितियों में सबसे बड़ी समिति कौन सी होती है? प्रक्कलन समिति होती है। प्रक्कलन समिति सदस्यों की संख्या कितनी होती है? 30 होती है और लोकसभा से होते हैं सारे सदस्य। 30 के 30 सदस्य लोकसभा से। संसद की किसी स्थायी समिति
स्थायी वित्तीय समिति में सिर्फ लोकसभा के सदस्य ही सम्मिलित होते हैं, राज्यसभा के नहीं। किसमें? देखिए इसमें क्या कह रहा है, प्रक्कलन समिति में अभी मैंने बताया कि 30 सदस्य होते हैं, सारे के सारे लोकसभा से होते हैं, राज्यसभा के नहीं होते। प्रक्कलन समिति का गठन कब हुआ था? 1950 में हुआ था। जॉन मैथाई की सिफारिश पर प्रक्कलन समिति का गठन किया गया था। किस समिति को सतत किफ़ायत या मितव्ययता समिति के रूप में वर्णित किया गया है? तो प्रक्कलन समिति को सतत किफ़ायत या मितव्ययता समिति के रूप में वर्णित किया गया। सरकारी अपव्यय रोकने के लिए नियमों की सिफारिश तथा प्रशासनिक सुधार प्रभावी बनाने जाने हेतु प्रतिवेदन देने का कार्य कौन सी समिति करती है? प्रक्कलन समिति करती है। सरकारी अपव्यय रोकने के लिए नियमों की सिफारिश तथा प्रशासनिक सुधार प्रभावी बनाए रखने हेतु प्रतिवेदन देने का कार्य करती है प्रक्कलन समिति। अंतर्गत लोक लेखा समिति का गठन हुआ। भारत सरकार अधिनियम 1919। लोकसभा लोक लेखा समिति 1919। भारत सरकार अधिनियम। लोक लेखा समिति कब अस्तित्व में आई? 1921 में आई। वर्तमान में लोक लेखा समिति के सदस्य कितने होते हैं? 22 सदस्य होते हैं, 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से होते हैं। स्थायी समितियों का गठन कितने समय अंतरालों में किया जाता है? प्रतिवर्ष किया जाता है स्थायी समितियों का गठन। सार्वजनिक उद्यम समिति के में कितने सदस्य शामिल होते हैं? 22 सदस्य। इसमें भी होते हैं 15 लोकसभा से, 7 राज्यसभा से। विभागीय स्थायी समितियों का गठन किसकी अनुशंसा पर की जाती है? तो ये लोकसभा की नियमित समिति की। अब विभागीय स्थायी समितियों की संख्या कितनी होती है? 24 होती है, जिसमें से 8 राज्यसभा से और 16 लोकसभा से। भारत सरकार द्वारा राज्य भविष्य निधि के अधीन प्राप्त धन कहाँ जमा किया जाता है? लोक लेखा में। उस विधेयक को क्या कहते हैं जिसमें लोकसभा द्वारा स्वीकृत किए जाने वाली सभी मांगें तथा संचित निधि प्रभार शामिल होते हैं? विनियोग विधेयक होता है। किसके प्रभावकारी वित्तीय नियंत्रण के लिए रूल ऑफ लैप्स आवश्यक है? संसद। विभाग संबंधित संसदीय स्थायी समितियों की व्यवस्था हेतु लोकसभा नियमों में कब संशोधन किया गया था? 1989 में किया गया था। सरकारी व्ययों से संबंधित नियंत्रक महालेखा परीक्षक के रिपोर्ट की जांच किस समिति द्वारा की जाती है? लोक लेखा समिति। लोक लेखा समिति किस समिति की जुड़वा बहन कहा जाता है? प्रक्कलन समिति की। लोक लेखा समिति के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? 1 वर्ष होता है। लोक लेखा समिति के अध्यक्ष को किसे और कौन नियुक्त करता है? लोकसभा के विपक्षी दल के सदस्यों में से लोकसभा अध्यक्ष द्वारा। सबसे पुरानी स्थायी समिति कौन है? लोक लेखा समिति है। लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट किसे सौंपती है? लोकसभा अध्यक्ष को सौंपती है। स्थायी वित्तीय समितियों की अनुशंसाएं किस प्रकार की होती हैं? परामर्शी होती हैं। किस समिति द्वारा व्यय में तकनीकी अनियमितताओं की जांच एवं विभिन्न लेखा की जांच की जाती है? लोक लेखा समिति द्वारा। सार्वजनिक उद्यम समिति का गठन कब हुआ था? 1964 में हुआ था। सार्वजनिक उद्यम समिति की स्थापना किसकी सिफारिश पर की गई थी? कृष्ण मेनन समिति की सिफारिश पर 1964 में सार्वजनिक उद्यम समिति का गठन किया गया था।